तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक करते एक और अहम खबर की और एसबीआई ने कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी साझा करने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार देते हुए एसबीआई को इससे जुड़ी सभी जानकारियां 6 मार्च तक ही चुनाव आयोग को देने के लिए भी कहा था, लेकिन बैंक ने ऐसा नहीं किया। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए बैंक से कहा कि वो 12 मार्च तक ये जानकारी दे कि पिछले 5 सालों में किसने कितने रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीद कर किस पार्टी को दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद विपक्षी पार्टी अब बीजेपी को घेरने में लग गई है। उनका आरोप है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जानकारी साझा करने से घबरा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रणजीत रावत ने इस पर प्रक्रिया दी और कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो भी ये महाघोटाला कभी ना कभी एक्सपोज होगा। आजकल रिकॉर्ड सारे कंप्यूटर में होते हैं, आप तुरंत दे सकते थे। एसबीआई ने 6 महीने का बहाना किया। ये अपने आप में एक शक पैदा करता है कि एसबीआई ने 6 महीने का समय क्यों मांगा और किसके कहने पर मांगा। इसमें सरकार की मिलीभगत लगती है। 2017 में प्रधानमंत्री जी ने देहरादून आकर के, उत्तराखंड आकर के 4 धाम परियोजना को ऑल वेदर रोड करके उसकी घोषणा की थी। बाद में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद उसमें काम शुरू हुआ और आंध्र प्रदेश की एक कंपनी नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को जो है उसका ठेका दिया गया, जिसके बाद कंपनी ने 2019 में 30 करोड़ रुपये आपके जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी को दिए और उसके बाद फिर जो है उस कंपनी को बीजेपी सरकार द्वारा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का टेंडर भी दिया गया। ऐसा है, राजनीतिक दलों को चंदा जो मिलता है सभी राजनीतिक दलों को मिलता है। पहले चंदा जो दिया जाता था उसके अलग अलग नियम थे और वो चंदा सभी राजनीतिक दलों को नकद में, बैंक ट्रांसफ़र, चेक से और अन्य माध्यमों से भी मिलता था। उसके बाद जब ये भाजपा की सरकार आई तो इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से एक नई योजना देश के सामने पेश की कि ये बहुत पारदर्शी योजना है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर राजनीति तेज हो चुकी है। विपक्ष के निशाने पर पीएम नरेंद्र मोदी है। आपको बता दें कि एसबीआई बैंक ने कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी साझा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार देते हुए एसबीआई को इससे जुड़ी सभी जानकारियां 6 मार्च तक चुनाव आयोग को देने के लिए कहा था, लेकिन बैंक ने ऐसा नहीं किया। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए बैंक से कहा है कि वह 12 मार्च तक यह जानकारी दे कि पिछले 5 सालों में किसने कितने रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीदकर किस पार्टी को दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद विपक्षी पार्टी बीजेपी को घेरने में लग गई है। उनका आरोप है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जानकारी साझा करने से घबरा रहा है। पूर्व विधायक रणजीत रावत ने कहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो महाघोटाला है ये कभी न कभी एक्सपोज होके रहेगा। दिल्ली 24 भारत के लिए रामनगर से अरबाज खान की रिपोर्ट। तो भगवानपुर थाना क्षेत्र के गांव खुब्बनपुर में आज से लगभग 20 दिन पहले 13 साल के नाबालिग बच्चे कार्तिक का अचानक गायब हो गया और ये घटना चर्चा का विषय भी बन गया था। कार्तिक के पिता ने थाना भगवानपुर में अपने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। बच्चों के गायब हो जाने के 5 दिन बाद ही गांव खुब्बनपुर के ईख के खेत में कार्तिक का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और उसके बाद हत्या की जाँच भी शुरू कर दी थी। पुलिस ने कड़ी मेहनत कर एक कार्तिक के हत्यारे को पकड़ लिया है। आपको बता दें कि अजय शर्मा को सीसीटीवी फुटेज की मदद से पहचान कर गिरफ्तार कर लिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परविंदर डोभाल ने मामले की पूरी जानकारी दी और साथ ही हत्यारे की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को 5000 का इनाम देने की भी घोषणा की। ये ग्राम खुब्बनपुर में भगवानपुर थाने में 23 फरवरी को एक बच्चा जिसकी उम्र करीब 13 साल थी, कार्तिक नाम का, ये गुमशुदा हुआ था। इसकी सूचना पुलिस को मिली थी। क्योंकि बच्चा नाबालिग था इसलिए पुलिस ने इस पर बहुत गहनता से, गंभीरता से इस प्रकरण को लेते हुए लगातार उसकी तलाश की गई। 25 तारीख के आसपास इसकी बॉडी हमें गन्ने के खेत में मिली थी और प्रथम दृष्टया हत्या का ये मामला पुलिस को लग रहा था। पुलिस ने इसको पूरे संजीदगी से लेते हुए हमारे एसओ
इंस्पेक्टर भगवानपुर, सीओ हमारे मंगलौर और एसपी देहात ने अलग अलग टीमों का इसमें गठन करके लगातार इसमें हम लोग प्रयास कर रहे थे। पूरे प्रकरण में, क्योंकि ये शादी का मौका था जिससे बच्चा गायब हुआ था, उस दिन शादी का टाइम था और काफ़ी सारी भीड़ उस समय वहाँ इकट्ठा थी।